हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, हेनरी फ्यूल ने जो ये 14 प्रिंसिपल दिए, मैं उस पर हेनरी फ्यूल जी के मैं बारे में बात करूँ तो हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, gives gave a new perception of the concept of management। इन्होंने क्या बोला कि ये एक मॉडर्न मैनेजमेंट, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के थे, ठीक है। उन्होंने एक न्यू परसेप्शन बनाया, मतलब न्यू सोच बनाई कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की ही इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। ही इंट्रोड्यूस जनरल थ्योरी दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल डिपार्टमेंट। मतलब उनका जो ये थ्योरी है, जो इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स लाई है, ये हर जगह इंट्रोड्यूस हो, हर जगह जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, हर जगह इनका थ्योरी पढ़ा जाए, अप्लाई किया जाए, ठीक है। दिस थ्योरी प्रैक्टिसेस द मैनेजर टू ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस थ्योरी से क्या होगा, मैनेजर्स को बेनिफिट होगा, जो भी वो काम करते हैं इंटरनली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, उन लोगों को मतलब हेल्प करेगा उनको अपने परफॉर्मेंस में इंक्रीज करने के लिए। वो लोग, मैनेजर का काम क्या होता है, नए रिक्रूटर्स जो भी आते हैं, नए जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, उन लोगों का क्या, जैसे कि इंटर्नशिप ये सब कराना, इंटरव्यूज लेना, ये सब उन लोगों को जो भी इंटरनली काम रहता है मैनेजर सबका ऑफिस में, वो सबको मतलब एक बूस्ट देना, ठीक कह सकते हो। एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अकॉम्प्लिशिंग मैनेजर एफिशिएंसी। और ये भी हेल्प करते हैं कि अकॉम्प्लिश हो, पूरा हो सके मैनेजर एफिशिएंसी, उनकी क्षमता हमेशा बढ़ती रहे, मतलब काम करने की। और जो भी ऑफिस में जो भी वर्क्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट मैनेजर्स जो भी होते हैं, उन लोगों को वर्क कर सके अकॉम्प्लिशिंग मैनेजर एफिशिएंसी में, ठीक है। तो ये उनके बारे में था, हेनरी फ्यूल के बारे में, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो इसमें से पहला मैंने जो लिखा है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ वर्क। और यहाँ पे मैंने ये सब जो पॉइंट्स बनाई है, जो ब्रैकेट में आप लोगों को दिख रही है, ये सब मैं खुद से मतलब बनाया हूँ, मतलब ताकि आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स जो आपके आएंगे, उसमें आप लोग ये सब पॉइंट्स मिलाकर आप लोग आंसर्स लिख सकते हो, ताकि आप लोग को मतलब अच्छे नंबर मिले, ठीक है। और इसके बाद इनका मत लिखना इतना, ये तो मैं एक ब्रीफ में बस बता दिया था हेनरी फ्यूल के बारे में, ये सब मत लिखना, ठीक है। चलो वीडियो यहाँ से 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क से आप लोग क्या समझते हो? पहले डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है? जैसे कि बीबीए में भी अगर अभी आप लोग पढ़ रहे हो, एमबीए में भी फिर आगे पढ़ोगे, तो इसमें कई सारे स्पेशलाइजेशंस होती है। बीबीए इन मार्केटिंग, बीबीए इन एचआर, बीबीए इन फाइनेंस, ये सब क्या होती है, एक स्पेशलाइजेशन होती है। ये एक तरह से डिवीजन ऑफ वर्क भी होती है। अगर कोई बंदा अगर किसी एक डिवीज़न में काम कर रहा है तो वो काफ़ी इफ़िशियंट होगा। अगर वही एक बंदा मार्केटिंग में भी है और एचआर में भी है और वही फाइनेंस में भी है, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कई सारे काम एक एक टाइम पे कर रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा वर्क में। और हेनरी फ्यूल का मानना था कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ताकि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, एक्यूरेसी और स्पीड ऑफ वर्कर्स में रहे। क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन में आप क्या देखते हो, आप उसी के बारे में पढ़ते हो। बीबीए के लास्ट सेमेस्टर में अगर आप जाओगे, बीबीए 6 सेमेस्टर या बीबीए लास्ट ईयर में जाओगे, 5th सेमेस्टर से भी किसी किसी कॉलेज में होता है, तो अगर आप जो भी स्पेशलाइजेशन आप चूज करोगे, उसमें आपको सिर्फ मार्केटिंग के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। एचआर लोगे तो एचआर के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, मतलब उसके डीप नॉलेज आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, प्रोडक्टिविटी आता है, आपकी इफिशियंसी बढ़ती है, उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ वर्कर्स बढ़ेगी। क्योंकि आप बार बार उसी काम को कर रहे हो, तो आपको एक तरह से वो रिमेंबर हो जाए कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ और मैं इसमें कैसे अचीव कर सकता हूँ, मतलब इसमें कहाँ तक मैं, मार्केटिंग तो बहुत बड़ा टर्म है। आप मार्केटिंग कैसे मतलब स्टार्ट करोगे एक छोटे से लेवल से, फिर आगे जाकर वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, कितनी बड़ी कंपनीज बना सकते हो मार्केटिंग से। तो ये सब आपको डिवीजन ऑफ वर्क में हेल्प करती है, ठीक है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये दोनों दो टर्म होती है, एक ऑथोरिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी क्या होता है, जैसे कि किसी भी आप अगर कंपनी में काम करने जाते हो, तो वहाँ पे एक सबका हेड होता है, सीईओ होता है, बॉस होता है। तो उसका अधिकार होता है आप सबको काम देने का, ठीक है। वो आपको ऑफिस में रखता है काम पे एज ए एम्प्लॉय, ठीक है। तो वो क्या करता है, आप सबको काम दिया, टास्क दिया सबको, आप लोग ऐसे ऐसे मतलब इतने टाइम पे इतने ये काम करना है। वो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि आप उस काम को करो, टाइम पे करो, टाइम पे सबमिट करो,
अगर किसी भी टाइम में करके देख दो क्या कोई भी वर्क आपको ऑथोरिटी वहाँ पे कहाँ से आ पाएगी। इसलिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए उस वर्क के लिए, जो आपको काम दिया जा रहा है, जो आपके बॉस या जो भी आपके मैनेजर्स, जो भी आपके एचआर्स एम्प्लॉयज़ को वर्क देता है, आप रिस्पॉन्सिबल होकर उस वर्क को पूरा कर सको। तो ये होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्कूल से हमारे टाइम में जब से हम लोग स्कूल जाते हैं वहाँ पे डिसिप्लिन सिखाई जाती है, कैसे उठना है, कैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे कैसे मतलब आप लोग को जो भी है इतने से इतने बजे एक पीरियड है, तो ये सब क्या है आप लोग डिसिप्लिन। आप लोग कब पढ़ना है, मतलब कैसे पढ़ना है, सब एक तरह से एक हैबिट बनाया जाता है बचपन से। तो उसको क्या बोलते हैं? उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में भी होती है, डिसिप्लिन होती है। आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग मैनेजमेंट फील्ड में जा रहे हो तो आप लोग जीन्स शर्ट ये सब पहन के चले जाओ। वहाँ पे अलग ड्रेसअप रहता है, फॉर्मल्स रहती है, इनफॉर्मल्स तो वहाँ नहीं चलती है। तो वो सब क्या है? डिसिप्लिन है। आपको कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ानी है, आपको कौन कौन से स्किल्स नए सीखने हैं, आपको कैसे क्लाइंट से बात करनी है, आपको मैनेजर से कैसे बात करना है, आपको एचआर से कैसे बात करना है। बहुत सारी ऐसे टर्म्स होती है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको डिसिप्लिन में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? देखो, यूनिटी ऑफ कमांड मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा है, ओनली वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड में ऐसा है कि जैसे कि आप जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो उसमें मैं आपको 3 टीचर्स डाल लूँगा। ठीक है, एक क्लास में मैं इंग्लिश के 3 टीचर डाल दूँगा, क्लास जो भी है, क्लास 10th या क्लास 9th या बीबीए में भी किसी सब्जेक्ट में। तो क्या आप किस टीचर को फॉलो करोगे? आप तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं किसको फॉलो करूँ? टीचर ए को फॉलो करूँ या टीचर बी को फॉलो करूँ या टीचर सी को फॉलो करूँ? तो यहाँ पे एक टर्म आती है यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे हमेशा किसी एक को फॉलो करोगे ना, किसी चीज़ को, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगी। अगर वहीं पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अगर एम्प्लॉयज़ है या कोई अगर वर्कर है, वहाँ पे किसी अगर एक से ज़्यादा बॉस होगा तो वो किसकी बात सुनेगा? वो तो खुद मैशअप हो जाएगा ना, वो तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस बॉस की बात सुनूँ। ऐसा तो होता है ना। तो वही बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में हमेशा एक बॉस रहना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा रहे तो काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होती है? ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से आप लोग क्या समझते हो? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से ये है कि आपका एक स्पेसिफिक गोल होता है। जैसे कि कोई काम आप लोग मैनेजर दे दिया ए एम्प्लॉय को या बी एम्प्लॉय को, तो वो कैसे उसको डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपका गोल क्या है, आप उस काम को कब करके दे रहे हो उसका। तो वो जब तक डायरेक्ट नहीं करेगा, आपको सही दिशा नहीं दिखाएगा उस काम को करने में, तो वो आपको तब तक आपको एक यूनिटी ऑफ कमांड दे रहा है, वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दे रहा है। तो आपका एक सेटिंग गोल है कि आपको इस काम को कब देना है कर। ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मैंने क्या बोला? डिवोट वर्क विद कंपनी। और ये देखो, कहीं पे भी कॉलेज में हो गया या फिर कंपनीज में हो गया, किसी एक का बात नहीं सुना जाता है। कंपनीज में अगर जा रहा हूँ, मैं एज ए मैनेजर में जा रहा हूँ, हाँ मैंने सबको दे दिया, आप ये करो, आप वो करो, ये बंदा ये संभालेगा, ये बंदा ये संभाल, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं सारा काम दे दूँ। वहाँ में मैं कुछ रिव्यूज़ लूँगा कि आपका क्या आइडिया है, इसमें मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ, इसमें क्या मैं लेस कर सकता हूँ, और मैं अगर प्रोडक्ट में लॉन्च कर रहा हूँ एज अ मैनेजर, तो इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, और क्या इसमें मतलब क्या इसमें और प्रॉब्लम्स आएगी, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा। तो या क्या मैं ये सब सारे काम मैं खुद पे ही डिसीजन लेके मैं सब एम्प्लॉयज़ को मैं बता सकता हूँ? ऐसा तो नहीं होगा ना। सबकी बात सुननी चाहिए आपको, मतलब जो भी आपके सबऑर्डिनेट हैं वहाँ पे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबको अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको सबके मतलब रिव्यूज़ लेने चाहिए, आइडियाज़ लेने चाहिए। तभी तो आप एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट की अगर बात सुनोगे, तभी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ करेगी, मतलब जो भी प्रॉफिट है ये सब कंपनी में, तभी तो होता है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ ब्रैकेट में लिख देना डिवोट वर्क विद कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? जो आप काफ़ी कितने ज़्यादा मतलब आप काम में परिश्रमी की चीज़ को बोला जाता है, मोटिवेटिंग द वर्कर्स। हमेशा क्या होता है, एक जो भी मैनेजर्स कह लो या फिर जो भी हेड होते हैं ऑफिस में, बॉस होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनका काम क्या होता है कि हमेशा अगर उनको ऑफिस में वर्कर एम्प्लॉयज़ को खुश ना रख सके, हमेशा
उनको इंकरेज ना करे, उनको हमेशा मोटिवेट ना करे, तो क्या वो वापस उस कंपनी में काम करेगा? नहीं करेगा। तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए? उसको इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट भी दो तरीक़े से होता है कंपनीज में। एक होता है मॉनेटरी होता है, एक नॉन मॉनेटरी होता है। मॉनेटरी मीन्स आप उसको बोनस दो। जैसे कोई फेस्टिवल आया, अभी जैसे दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली आएगा, तो उसमें आप उनको बोनस दो, आप इस काम को किए हो तो आपका प्रमोशन होता है, बोनस बढ़ रहा है आपको। ऐसे ऐसे बहुत सारे बोनसेस होते हैं, काफ़ी सारे प्रमोशंस होते हैं किसी किसी एम्प्लॉयज़ के। नॉन मॉनेटरी भी होता है कि आप उसे मोटिवेट कर सको, ठीक है। ऐसा भी होता है नॉन मॉनेटरी भी, मतलब बिना पैसों का, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ये होता है कि जैसे कि आप किसी कोई भी मैनेजर या कोई भी ऑफिस में किसी का बॉस या हेड, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई किसी को टास्क दे रहा है तो वो सेंट्रलाइज्ड रहे। ये ना कि मैं किसी का ही बात सुन लूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ तो सबको एक ही रूल फॉलो करनी है वहाँ पे, एक ही टास्क उस टाइम पे वही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सब लोग अपना अपना टास्क कर रहे हैं कि मैं उस बंदा ये ऐसा बोला तो मैं उसका फॉलो कर रहा हूँ, इनका ही फॉलो कर, ऐसा नहीं करना है। सेंट्रलाइजेशन में मतलब एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो सबका डिसीजन, सबका एक ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, ठीक है। इस काम को कर रहे हो तो इसी काम को करना है, बाकी दूसरा नहीं करना, ठीक है। और होता है कि स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? ये हमेशा ना, स्केलर चेन होता है टॉप टू बॉटम होता है। मतलब अभी आप लोग बीबीए स्टूडेंट हो, आप लोग अपने सीनियर से भी बात करते होगे, जूनियर से भी बात करते होगे, ठीक है। जो फर्स्ट सेम में होंगे वो अपने जूनियर से, वो अपने सीनियर से बात करते होंगे कि आप लोग ने कैसे बीबीए जर्नी में क्या क्या आप लोग ने फेस किया, आप लोग कुछ आइडियाज टिप्स ये सब होता है ना कि अगर कोई एमबीए में जाता है तो बीबीए वाला बंदा पूछेगा एमबीए में जाएगा कि कैसे कैसे आप लोग बीबीए में पढ़ाई किए। तो ये सब क्या होता है? स्कैलर चेन। उसी तरह क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक स्कैलर चेन होता है। हमेशा अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या आइडिया है, वो आपको क्या बता रहे हैं, उनकी कुछ टिप्स आपको हेल्प करेगी हमेशा। वो सीनियर आपको ही हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब सीनियर मतलब खराबी होते हैं, कोई कोई अच्छे होते हैं, ठीक है। हमेशा आपको ऑफिस में सबसे मतलब बात करती रहनी चाहिए। हमेशा सब पे सब जगह बात ट्रांसमिट होनी चाहिए, टॉप से लेकर। अगर यहाँ पे कोई काम आया तो वो सबको पता है कि उस प्रोजेक्ट पे अभी काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता है किसी को नहीं पता है, किसी बाहर वाले बंदे को भी नहीं पता है, मतलब पता है या नहीं पता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर चेन होनी चाहिए। ऑर्डर क्या है यहाँ पे? अब कोई भी जैसे कि बॉस या फिर जो भी मैनेजर यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए? ऑर्डर सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आप कोई भी टीचर्स भी आपके बोलते हैं बीबीए में आप लोगों, तो वो कोई भी ऑर्डर देते हैं जैसे इस टास्क को कल मैं आपको मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट में बनाना है तो प्रोजेक्ट ये सब बना के लाना है, तो आप लोग उस ऑर्डर को फॉलो करते हो, ठीक है। असाइनमेंट ये सब बना कर लाते हो, तो ये सब क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद मैं 11 में बात करूँ तो इक्विटी। इक्विटी से क्या होता है? सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। शार्क टैंक आप लोग देखते होंगे, शार्क टैंक कितने लोग देखे हैं कमेंट करना, ठीक है। इस बार जो सीजन 1 आया था शार्क टैंक का, शार्क टैंक आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे इक्विटी बहुत बार यूज़ हुआ होगा। इक्विटी क्या होता है कि शेयर्स होती है कि अगर मैं इस बिजनेस में मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ तो उसमें मेरा कितना शेयर होगा। अगर कोई बिजनेस 10 लाख का है तो उसमें नहीं बोलता है शार्क टैंक मेरा 5% होगा, ठीक है। उसी तरह कि मेरा मेरा परसेंट कितना होगा, उसी तरह उसमें सैलरी की बात आती है। अगर आप एक मैनेजर हो, अगर आप एक ऑफिस चला रहे हो एज अ बॉस की मैं बात करूँ, तो क्या वो हर एम्प्लॉयज़ को अलग अलग पैसा देगा? उसके लिए सारे एम्प्लॉयज़ तो इक्वल है, इक्वल इक्वल वेजेस है, उनको इक्वल सैलरी देनी चाहिए। तो वहीं वहीं पे बोल रहा है इक्विटी क्या हो, इक्वली चले, ठीक है, सबको एक जैसा सैलरी मिले। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सबका सैलरी, देखो एक डिपार्टमेंट में सबका सैलरी सेम होना चाहिए। एज ए मैनेजर का मानते हैं कि उसका ऊपर होता है, एचआर का अलग होता है, तो ये सब अलग बात है। बट जो आपके सारे एम्प्लॉयज़ है वो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ में आप लोग सबको अलग अलग सैलरी दे रहे हो, वो अच्छा काम कर रहा है उसको ख़राब कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जैसे कि मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब तो आप लोग सभी लोग जानते हो, मतलब सभी लोग प्रिपरेशन पे अभी से करते हैं गवर्नमेंट जॉब।
गवर्नमेंट जॉब से क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी रहती है वहाँ पे, ठीक है। आपको वहाँ पे जॉब का कोई जाने का नहीं ऐसा रहता है कि आपकी जॉब का चली जाए, आप कुछ गलत कर दो, कुछ वहाँ पे कुछ हो गया है तो स्टेबिलिटी मतलब कि आपका जॉब स्टेबल है, ठीक है। आपको निकाला, कभी फायर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए तो सब सरकारी नौकरी में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। क्यों? वहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी रहती है कि मैं अगर जॉब छोड़ भी दूंगा तो अगर मैं रिटायर भी हो जाऊँगा आगे जाके तो वहाँ मुझे पेंशन आती रहेगी, ठीक है। और मुझे ये जॉब कभी जा नहीं सकती, इसलिए अभी गवर्नमेंट जॉब काफ़ी लोग करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब बिहार में ही होती है, ठीक है। और भी स्टेट्स में होती है ऐसा नहीं, बट ज़्यादातर रेशियो बिहार का ही है, ठीक है। इनिशिएटिव क्या होता है, ठीक है। इनिशिएटिव मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, सपोर्ट एंड इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव। अगर कोई भी ऑफिस है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ क्या मैं कोई भी टास्क दे दूँ किसी को, कोई भी मैनेजर आके, चलो ठीक है काम तो हो रहा है, ऐसा बात नहीं काम नहीं हो रहा है, काम सबका हो रहा है, सबका चल रहा है, बट वहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है कि मैं इस काम को करूँगा। हमेशा हर बंदे को ऑफिस में हमेशा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मैं इस काम को अच्छे से पूरा करके दूंगा, इस टाइम पे दूंगा। ऐसा नहीं कि कभी भी ले लूँगा, हमेशा कुछ नए आइडियाज़ लाना चाहिए, एक इनिशिएटिव उठाना चाहिए कि मैं इस कंपनी में आज अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो मैं एक साल में इसको 200 करोड़ या 3-4 साल में इसको 200 करोड़ तक ले जाऊँ। तो सब एम्प्लॉयज़ को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कंपनी में, इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि उससे उस कंपनी का भी नाम ये सब। एस्पिरिट डी कॉप्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एस्पिरिट डी कॉप्स क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को, जितने भी कंपनीज में होते हैं डिपार्टमेंट एचआर को, यहाँ पे सब में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, ठीक है। हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, हमेशा म्यूचुअल, हम लोग हमेशा बातचीत रहनी चाहिए। अगर सब में अगर कोऑर्डिनेट ही नहीं हो, सब में किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में किसी से बात ही ना हो, आपका किसी से पटे ही ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एस्थेटिक ऑफ, वहाँ पे तो काम नहीं आएगा। वहाँ पे कोई मोटिवेट ही नहीं रहेगा, किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगी, तो वो क्या, वो ऑफिस से रन कर पाएगी, अपना क्या प्रॉफिट जनरेट करेगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे यूज़ होती है। तो ये था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल ने दिया है। और मैं इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, जो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई है इस लेक्चर में तो उसमें मुझे कमेंट करना और बताना क्या आप लोग नहीं समझ पाए हो, ठीक है। और तो ठीक है, यही वीडियो था आज का। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।